तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था नर जनन तंत्र यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसके बारे में। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मादा जनन तंत्र यानी जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, तो एक बार ये थोड़ी सी भाई इसकी डायग्राम है चेक कर ले। ठीक है, अभी सबसे पहले देखो मादा जनन कोशिकाओं एवं अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। यानी जो जो फीमेल जम सेल होती हैं या जो एग सेल होती हैं उनका निर्माण क्या कहाँ होता है? अंडाशय यानी ओवेरी में। ठीक है, हम देख सकते हैं ये ओवेरी है, ये रहा एक ओवेरी, ये इस साइड है एक इस साइड है। ठीक है, जो एग बनता है ना मादा में तो वो कहाँ बनता है? ओवेरी यानी अंडाशय में। उसके बाद देखो जब लड़की का जन्म होता है तो जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं यानी इमेच्योर एग होते हैं। जैसे यौनारंभ में इनमें से कुछ तो मैच्योर होने लग जाते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। यानी ये ओवेरी में उनका निर्माण होता है तो हर महीने या तो इससे या इससे। ठीक है, तो इनमें से हर महीने एक जो है एग है वो मैच्योर हो जाता है, फिर यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ आता है ऐसे। तो महीन अंड कोशिका अथवा जो फेलोपियन ट्यूब है ना, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये रही। ठीक है, वाइट वाइट दिखा रही है। इस फेलोपियन ट्यूब के द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना गर्भाशय है ये यहाँ से मान लो यहाँ रिप्रोडक्शन हुआ अंडाशय में। ठीक है, उसके द्वारा ये फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ये गर्भाशय में इनको यानी यूटेरस में ले आते हैं यहाँ तक। ठीक है, दोनों अंड वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं। यानी दोनों फेलोपियन ट्यूब होती है ना, ये भी फेलोपियन ट्यूब और दूसरी ये फेलोपियन ट्यूब, ये दोनों मिलकर एक जो थैली लचीली यानी फ्लेक्सिबल थैलीनुमा संरचना, यानी जो गर्भाशय यूटेरस क्या होता है कि ये लचीली थैलीनुमा संरचना होती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में ओपन होता है, इसका गेट यहाँ होता है। यानी जो सर्विक्स होती है इसके मीडियम से ये योनि में खुलता है। अब देखो जब मैचुरेशन यानी सेक्स के समय जो शुक्राणु होते हैं ना, जो सपम होते हैं या योनि मार्ग से आते हैं। ठीक है, और जहाँ ये ऊपर की ओर यात्रा करते हुए अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं। यानी वो यहाँ आएंगे, यहाँ से ये वो ऐसे ट्रैवल करते 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 फेलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे। ठीक है, यानी स्पर्म यहाँ से किस में आएंगे? फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ फिर वो जो एग सेल थी ना जो मादा ने रिप्रोड्यूस की थी ओवेरी ने, तो एग सेल में या उनसे मिल जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? निषेचित अंडा यानी जो फर्टिलाइजेशन एग होता है वो विभाजित होकर कोशिका की गेंद जैसी संरचना यानी भ्रूण बनता है। ठीक है, यानी जो यहाँ मिल गई, यहाँ से इन्होंने दिया एग सेल मदर ने, यहाँ से स्पर्म आया, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया कहाँ? फेलोपियन ट्यूब में। तो उसके बाद क्या होता है कि कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना ये भ्रूण बनाता है, यानी फोइटस कहते हैं। तो भ्रूण है, उसके बाद जो गर्भाशय है ये हमने पढ़ा था कि जो थैलीनुमा संरचना है तो इसमें वो स्थापित किया जाता है, गर्भाशय में भ्रूण को स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? जहाँ ये लगातार विभाजित हो यानी उसमें लगातार विभाजन होता रहेगा और वो वृद्धि करता रहेगा। विभाजन का क्या होगा कि उसके मान लीजिए जितना विभाजन होगा उसके अंगों का विकास होता रहता है, ऐसे टूटता रहता है, हाथ बन गए पैर बन गए, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, बाकी इसमें से एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है कि माँ का जो शरीर है गर्भधारण और उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। ठीक है, ऐसा अडेप्ट की गई है बॉडी ताकि वो ऐसे गर्भधारण कर सके और उनका विकास कर सके। तो हर महीने जो है गर्भाशय जो है वो हर महीने ऐसी तैयारी करता है कि भ्रूण आएगा, उसको ग्रहण करेंगे, उसको पोषण करेंगे, ऐसा वो हमेशा प्रिपरेशन में रहता है। जो इसकी इंटरनल वो होती है ना, आंतरिक परत जो लाइन होती है इंटरनल, वो मोटी होती है ताकि भ्रूण के पोषण हेतु रुद्र यानी जो उनके अंदर भ्रूण है उसका न्यूट्राइजेशन मतलब न्यूट्रिशन देने के लिए तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए मोटी होती है। अब दो बात होती है कि मादा के शरीर में जो भ्रूण होता है उसको खाना भी चाहिए और उसको जो चीज़ें पचाई हैं जैसे हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं उसको निकालने भी चाहिए। ये दोनों काम वहाँ इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा द्वारा होते हैं। ठीक है, याद रखना एक प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा। तो भ्रूण को माँ के ब्लड से ही पोषण मिलता है। ठीक है, इसके लिए कोई एक विशेष स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा एक शस्त्रीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है, यानी जो यूटेरस है
ठीक है, यूटेरस में होती है प्लेसेंटा। इसमें मान लो भ्रूण की ओर से ऊतक में प्रवर्ध होते हैं, छोटे छोटे वे निकले होते हैं ऐसे। ठीक है, माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं, जो ये टिश्यू होते हैं इसमें प्रवर्ध होते हैं, उसमें खून के स्थान होते हैं, रक्त स्थान, जो प्रवर्ध को ऐसे बिखरा करना बिखराते रहते हैं। मान लो ये माँ से भ्रूण को मान लो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वर्ध क्षेत्र प्रदान करते हैं। कौन? जो ये ऊतक में प्रवर्ध होते हैं ना, प्रवर्ध या रक्त स्थान होते हैं जो। ठीक है, ये जैसे भ्रूण को ग्लूकोज देना, जो इनका जहाँ ट्रांसफ़र होगा उसके लिए एक एरिया देंगे ये। ठीक है, हमें पता है कि प्लेसेंटा द्वारा तो भोजन जाएगा, फिर भोजन जाएगा तो वहाँ ट्रांसफ़र भी होगा अंदर चीज़ों का, जैसे ग्लूकोज जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, जो अन्य चीज़ें होंगी। ठीक है, तो एरिया कौन देगा उन्हें? एरिया प्रदान करेंगे उन्हें कौन? ये अपने प्रवर्ध। ठीक है, अब देखो जो विकासशील भ्रूण है, डेवलपिंग जो फोइटस है भ्रूण है, वो अपशिष्ट पदार्थ भी बनाएगा, जिसका निपटान प्लेसेंटा के माध्यम से ही होगा। यानी ब्लड से आएगा, ब्लड प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ, प्लेसेंटा वहाँ खाना देगा, सब कुछ देगा, और वो दूसरी चीज़ें भी ले जाएगा ऐसा। और जो जगह है ट्रांसफ़र के लिए वो रक्त स्थान होते हैं, जिन जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं जो रक्त स्थान होते हैं वो इन्हें जगह देंगे ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, ये दे रखा है कि माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में 9 महीने का समय लगता है। ठीक है, माँ अगली बात है गर्भाशय, यानी जो यूटेरस है, यूटेरस की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, पुश करते हैं, और इस कारण शिशु का जन्म होता है। ये था। ठीक है, तो एक बार दोबारा डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले देखो ये ओवेरी है, ये ओवेरी है, यहाँ पर एग सेल प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, यहाँ हो गई। उसके बाद जो एग सेल हो प्रोड्यूस होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में जाएगी, इसमें जाएगी। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? ये खुलता है यहाँ यूटेरस, यानी ये दोनों फेलोपियन ट्यूब मिलकर बनाती हैं यूटेरस, यानी गर्भाशय, जो एक लचीली संरचना होती है। और ये गर्भाशय ये ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलता है? योनि में ऐसे खुलता है। ये पूरा इसका प्रोसेस था। अब दूसरी बात देखो क्या होती है। मान लो यहाँ से वो आया, स्पर्म आया, मेल स्पर्म, वो कहाँ होगा? वो यहाँ आएगा फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, यहाँ आएगा तो एग का वो जो मतलब जो फीमेल एग है उनका जो फर्टिलाइजेशन यानी युग्मन कहाँ होगा? वो बनेगा फेलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जो फेलोपियन ट्यूब है उस निषेचित यानी फर्टिलाइज एग को यहाँ स्थापित कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए इसमें गर्भाशय में, तो गर्भाशय क्या होता है? एक मोटी सी परत होती है। अब जो मान लो भ्रूण स्थापित हो गया वो धीरे धीरे कोशिका बनेगी, वो टूटने लग जाएगा छोटे छोटे पार्ट में, हाथ पैर ऐसे मान लो कुछ भी। ठीक है, ये ऐसे टूटने अंग बनने लग जाएंगे। अब मान लो ये भ्रूण है, अब इसको खाना भी चाहिए, पोषण भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो कहाँ से मिलेगा? वो एक प्लेसेंटा होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा होते हैं जिससे जो ब्लड के द्वारा इसमें भोजन प्रदान करते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा, और चीज़ें निकालते भी हुए हैं। उसके लिए इसके अंदर एक रक्त स्थान होते हैं, ऊतकों में जो टिश्यू होते हैं ना, प्रवर्ध निकले होते हैं टेंड्रिल से, तो रक्त स्थान होते हैं, उसके माध्यम से ये जगह मिलती है ट्रांसफ़र करने के लिए। और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ जो भ्रूण निकालता है वो कहाँ से जाते हैं? वो भी प्लेसेंटा से ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मादा जनन अंतर। अब नेक्स्ट क्या है कि क्या होता जब अंड का निषेचन नहीं होता, यानी जब एग जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता। देखो, अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है अंड कोशिका, यानी जो एग सेल होती है वो अगर नहीं होता तो 1 या 2 दिन मैक्सिमम। ठीक है, 1-2 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि जो अंडाशय अंड है ओवेरी होती है वो हर महीने एक अंड यानी एक एग सेल को मतलब देती है, एक सेल का प्रोड्यूसन करती है। जो निषेचित अंड यानी फर्टिलाइज्ड एग की प्राप्ति तो गर्भाशय हर महीने तैयार रहता है, हमने डिस्कस किया यूटेरस। और इसकी जो भित्ति होती है ना, जो इंटरनल वो होती है सेल की वॉल होती है, वो बहुत ज़्यादा मांस और स्पंज जैसी होती है। ठीक है, स्पंज नहीं होते हम जैसे स्याही चूस ऐसा होता है। तो यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए बहुत ज़रूरी होती है। परंतु अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? तो निषेचन नहीं होगा तो ये परत की भी ज़रूरत नहीं होगी, जो अंतःभित्तीय अंतः परत होती है। इसके कारण ये परत टूटती है, टूटते टूटते योनि मार्ग से रुधिर के म्यूकस के रूप में हर महीने निकलती है। ठीक है, इस चक्कर में 1 महीने का समय लगता है और इसे ही हम ऋतुस्राव या रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, यह कितने दिन तक होती है? 2 से 8 दिन तक। तो समझ में आया, अगर अंड का निषेचन नहीं होगा तो 1 दिन तक जीवित रहेगी वो एग सेल,
ठीक है, क्योंकि हर महीने जो ओवेरी से एक अंडा उत्पन्न होता है। फिर क्या होता है कि जो निषेचित अंड की गर्भाशय हर महीने तैयारी करता है और एक ये उसमें ये परत बनती है जो बहुत मोटी होती है। अगर फर्टिलाइज एग होगा तो वो उसको पालने में मदद करती है, अगर फर्टिलाइज एग नहीं होगा तो ये ही फिर ऋतुस्राव या जो बोलते हैं व्रजोधर्म या मेंसुरेशन, तो उसके थ्रू निकलती है हर महीने टूट टूट कर। तो इस पूरी प्रोसेस में हमें 2 से 8 दिन लगते हैं, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 8। तो कुछ दूसरी चीज़ें हो सकती हैं डिसऑर्डर्स, उसके कारण बढ़ भी सकती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये थोड़ा अपना लैंगिक प्रजनन था, यानी जो सेक्सुअल प्रोडक्शन था वुमेन्स का। ठीक है।